हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए जी, हमने शुरू करी थी अपनी अकाउंटिंग की सीरीज, ठीक है, जिसमें हमने 8 लेक्चर्स लगा लिए हैं, ठीक है। वो 8 लेक्चर्स ना आपके 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, प्लस में हम लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो है ही है, ठीक है। तो 11th का कुछ सिलेबस हमारे नेट के एग्जाम में है और कुछ सिलेबस, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूंगा अब जो बचा हुआ सिलेबस है वो 12th क्लास का सिलेबस आपका इस एग्जाम में है, ठीक है। तो 8th जो हमने 8 लेक्चर ही पहले लगाए हैं उसमें हमने प्रॉपर बेस कर लिया है। जो अपना 11th का था जिसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल्स करे थे, ठीक है, जिसमें हमने कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस की बात करी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ना गोल्डन रूल्स बताए हैं। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नेट वाले बच्चों के लिए सिलेबस में नहीं है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बेस पे आप लोग जर्नल्स करते हैं, जर्नल एंट्रीज, है ना, ठीक है। तो ये जो गोल्डन रूल्स थे और जर्नल एंट्रीज वाली जो लेक्चर हैं, ये दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, ये दोनों लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये 8 के 8 लेक्चर्स आप देख के आइए, क्योंकि ना इन्हीं के बेस बनाते हुए जब तक ना आप ये देखोगे नहीं ना, तो और ये अब 8 लेक्चर आपने देखे नहीं और आप 9th पे उसके बाद फिर कंटिन्यू करते रहोगे, फिर ना फायदा नहीं है, फिर ना वो कुछ फीका फीका सा लगेगा और वो बेस नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं लिंक कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो अब देखोगे अगर आप नेट के एग्जाम में अभी तक तो जो कुछ पार्ट है 11th का, कुछ 12th का, मैंने आपको 11th वाला लगभग सारा करवा दिया है, लगभग सभी सारा ही करवा दिया। अब 12th की बारी है, तो 12th में हमारे पास है पार्टनरशिप। एक तो है अपना पार्टनरशिप वाला अकाउंट, प्लस में और पार्ट एक है कंपनी अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद वो कॉस्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह वो अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी 12th की बात अपन करते हैं। 12th वाले में ये है, तो ये क्लास 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और नेट वालों के लिए तो है ही है, ठीक है। तो पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट, इन दोनों में ही जर्नल एंट्रीज आती हैं और ये जर्नल एंट्रीज आपकी गलत ना हो इसलिए मैंने वो करवाई है। तो ये दोनों जो रूल्स वाली, एक तो गोल्डन रूल्स वाली प्लस में जर्नल एंट्री, ये दोनों देख के आना, ठीक है, ताकि आपका ये बेस मजबूत हो जाए और यहाँ पे जो एंट्रीज है ना वो आप कर सके, ठीक है। क्योंकि जो अब एग्जाम आ रहे हैं, आप अभी देखेंगे अगर 2021 का एग्जाम जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है, ठीक है, वो टोटली डिफरेंट था। तो आपसे ना पूछी तो बेस था, पूरा बेस पूछा था, लेकिन वो पूरा का पूरा बेस ना असर्शन रीजनिंग में पूछा हुआ था, या फिर मैचिंग में पूछा हुआ था, या फिर उसने स्टेटमेंट्स दे दी थी। उन बेस पॉइंट्स का ही उन्होंने दिया था और वो खेल रहे थे आपके साथ, बस आपके माइंड के साथ खेल रहे थे। अब आपने कितना बढ़िया परफॉर्म किया वो तो रिजल्ट में पता लगेगा, ठीक है। तो मेन बात क्या है, वो खेल तो बेस खेल रहे हैं, उनको ज्यादा बड़े पॉइंट्स की मतलब ही नहीं है, वो देख रहे हैं कि आपका बेस कितना मजबूत है। तो आपको हर पॉइंट रेफर करना पड़ेगा, बिना रेफर करे आप नहीं चल सकते आगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज से हम पार्टनरशिप अकाउंट शुरू करने वाले हैं। आज छोटा सा करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस आज थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे और क्या कुछ है उसके बारे में वो जानेंगे। क्लियर है? चलिए, लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम पे ना ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी से का नाम से, और इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है, रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम करने वाले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आपको छोटी सी एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए जी, एक सेकेंड, देखिए, एक ना पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने अपना एक बिजनेस खोला, ठीक है, इसने बिजनेस खोला अपना, हाँ, झोपड़ी में उसका बिजनेस, ठीक है। इसने बिजनेस खोला। अब ये इकलौता पर्सन है जिसने अपना बिजनेस खोला, अकेला है, ये अकेला पर्सन है जिसने अपना बिजनेस खोला है और अपने बिजनेस रन कर रहा है और अच्छा खासा ये प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सिचुएशन को, ये एक पर्टिकुलर एक फर्स्ट सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर।
प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप ना आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। मगर ना अभी हमने पार्टनरशिप पढ़ना है, तो पार्टनरशिप में होता क्या है, यहां ना 2 पर्सन होते हैं, दो या 2 से ज्यादा पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं जो आपस में मिलकर ना कुछ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट करते हैं और उस बेस पे वो अपना बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। कुछ रेशियो डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितना प्रॉफिट बांटेंगे, हम लोग कितना कैपिटल लगाएंगे, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ इनकी लायबिलिटीज हैं, क्या कैपिटल है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड वगैरह वो सब देखेंगे। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, ये 12th में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप शायद आज कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत करना, हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये दो या 2 से ज्यादा पर्सन है। अब अभी हम जो है वो 2 का एग्जांपल लेके चलेंगे कि 2 पर्सन हैं वो जो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इस बिजनेस को मैं भी एक लाइन लिख रहा हूं, ये जो पार्टनरशिप है ना, एक सेकंड मैं ये रब कर दूं, यहां लिखते हैं। मैंने अभी एक ना लाइन बोली, तो लाइन क्या थी, मैं कहता हूं पार्टनरशिप, ये लिखना आप लोग, पार्टनरशिप इज ओनली एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, ये ओनली एग्रीमेंट है इफ अगर, ठीक है, एग्रीमेंट नोट कॉन्ट्रैक्ट, और लिख लीजिए नोट, यहीं पे लिख लो, नोट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टनरशिप इज ओनली एग्रीमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहला पॉइंट। इफ, अब मैं कहता हूं इफ, अगर इट इज बाइंडिंग बाय लॉ, इट इज बाइंडिंग बाय लॉ और एनफोर्सिएबल। आपने लॉ पढ़ा है ना, लॉ पढ़ा है, तो लॉ में हम पढ़ते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ या लॉ क्या है, तो अभी नहीं पढ़ा तो मैं वहां पे जब अपन लॉ करेंगे तो अपन देखेंगे, ठीक है। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, देन इट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। सर अभी ये ना एक बार हल्का सा बता दो, ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता क्या है। देखो हमने एक लाइन पढ़ी यहां पे, पार्टनरशिप इज ओनली एग्रीमेंट, ये सिर्फ एग्रीमेंट है, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हम देखें तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ना फर्क ये है एग्रीमेंट और ये है कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में फर्क ये है, आपने ना कुछ मुंह जुबानी बोल दिया, मतलब ए ये पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, इन दोनों ने आपस में मुंह जुबानी कोई बात कर ली कि हाँ भाई तू मुझे 20,000 के गुड्स देगा और तू मुझे 20,000 के बदले में गुड्स के बदले में 20,000 रुपए देगा, ठीक है। ये तो हुआ इनका एग्रीमेंट। लेकिन अगर यही बात कि तू मुझे, ये ए और ये बी, यही बात ये दोनों को जो कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तू मुझे 20,000 के गुड्स देगा और तू मुझे 20,000 के बदले, गुड्स के बदले में 20,000 रुपए देगा, और यही बात एक पेपर पे लिख दी गई है, उसका कह लो एफिडेविट करवा लिया, और उस पे ना स्टैम्प्स वगैरह लग के प्रॉपर तरीके से, मतलब वो लीगली क्या कह सकते हैं, लीगल पेपर पे लिख दिया गया और वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज को, ये जो एग्रीमेंट है ना, इस चीज को जब हम एक पेपर पे उतार देते हैं, उस पे दोनों की साइन होते हैं और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज ए एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो गया और एग्रीमेंट ये हो गया, है ना, कि हर एक एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मगर हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ए अंदर होगा और सी बाहर होगा, ठीक है, वेन डायग्राम होता है ये, ठीक है। तो अभी आपको जो हल्का हल्का ये समझ में आ गया होगा कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में क्या फर्क है, ठीक है। अब पार्टनरशिप होता क्या है, एक सिंपल सी लाइन में, पार्टनरशिप सर वो एक चीज है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कब कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सर कहेंगे जब एक ना पार्टनरशिप डीड बन जाएगी, मतलब वो वाली सारी चीजें जब उस एक पेपर पे लिख ली जाएगी,
ठीक है, तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं क्या कहूं कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए अब देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। पेन चेंज कर लूं मैं, एक सेकंड रुकिए। देखिए जी, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेचर क्या है पार्टनरशिप फर्म का? देर इज सर्टेन लिमिटेशन है। पहली बात तो कुछ लिमिटेशन है। किसकी? सोल ट्रेडर की। बिल्कुल है जी, मैंने आपको बताया सोल ट्रेडर जो होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, या जो अकेला काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो उसने कहीं से कुछ लाइबिलिटी होगी उसकी क्रिएट, कुछ उसने कहीं से उधार ले लिया और उसने ना वो पे नहीं कर पाया, तो उसमें प्रॉब्लम है। मतलब वो अब या तो किसी और से पैसा मांगेगा या कुछ कहीं ना कहीं मतलब बैंक से लेगा, तो कुछ ना कुछ को प्रॉब्लम रहेगी और अकेला काम संभाल भी नहीं सकेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसकी वजह से ना थोड़ी सी लिमिटेशंस जनरेट हो जाती हैं सोल ट्रेडर की। तो यहां से उत्पन्न हुई थी आपकी क्या? पार्टनरशिप। अभी आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं। देर इज सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर, ठीक है। इन ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ही अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, कैपिटल क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया, कैपिटल सर वो पैसा होता है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। अंडरटेक द रिस्क, अकेला ही होगा वो जो कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा और अकेला ही होगा कि वो रिस्क को अंडरटेक करेगा, इन्वॉल्व इन द बिजनेस, जो बिजनेस में है, एंड कंट्रोल द होल अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। वो अकेला ही एक ऐसा पर्सन होगा जो पूरे बिजनेस को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। मतलब उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा, वो खुद ही करेगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, ठीक है। बट वन मैन्स कैपिटल, स्किल, कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। ऑब्वियस चीज है कि एक पर्सन सब कुछ काम नहीं कर सकता। आप ना 360 डिग्री अप्रोच अकेले नहीं लगा सकते, है ना। आपके साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे कि आप प्रिंसिपल पढ़ते हैं, अब आपने जब बिजनेस स्टडी पढ़ी 12th की, तो उसमें एक प्रिंसिपल था कि आप क्या करो? डिवीजन ऑफ वर्क करो। जब आप वर्क को डिवाइड करोगे तो वो काम जल्दी होगा और अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि आपने जब डिवाइड कर दिया अपने काम को तो वो काम बट गया। और किसके पास बट गया? किसके पास चला गया? एक स्किल्ड वर्कर के पास चला गया। अब स्किल्ड वर्कर के पास गया तो इसका मतलब आपका जो काम की एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज होगी ना। तो लिमिटेड तो नहीं रहा वहां पे, लेकिन जब अकेला एक पर्सन करेगा तो वहां लिमिटेड रहेगी चीजें, ठीक है। देयरफॉर सम पर्सन में कंबाइन, इसलिए क्या होता है कुछ पर्सन ना कंबाइन होते हैं, मिल जाते हैं, एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू ए फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। और उससे क्या होता है कि मिलने के बाद वो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो जाती है। अब क्या कहता है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी लाइन लिखता है, कहता है पार्टनरशिप इज ए रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। बिल्कुल है जी, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और फेथ होना चाहिए, ठीक है। अपने आस पड़ोस में, अपनी फैमिली में ही देखे होंगे कि कुछ ऐसे पर्सन जो दो जने मिलकर अपना पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, ठीक है, अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट द पार्टनरशिप अकाउंट्स बी मेंटेन्ड इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर। क्या कहते हैं कि आप जो ये पार्टनरशिप चला रहे हैं ना, उसके अकाउंट्स को आपको मेंटेन करना होगा। किस तरह से? ऑनेस्टली, एक्यूरेटली, इक्विटेबली मैनर में, ठीक है। नेसेसरी है, ये जरूरी है क्योंकि धोखाधड़ी भी हो सकती है ना। फिर कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स शुड प्रेजेंट, उसको करना चाहिए प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ठीक है, बिल्कुल सही हो वो पिक्चर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फॉर दिस पर्पस इट इज नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा? पहली बात तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन सा जी? पार्टनरशिप एक्ट इन 1932, एक्ट 1932। तो क्या कहते हैं? नेसेसरी टू स्टडी, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग पढ़ें कि जो डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप एक्ट में, अच्छा वो एक्ट कौन सा जी? पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। एंड द रेलेवेंट प्रोविजंस, जो उस पार्टनरशिप एक्ट में लिखे गए हैं ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विच अफेक्ट द पार्टनरशिप अकाउंट, वो प्रोविजंस में हमें पढ़ने पड़ेंगे जो उसे अफेक्ट करते हैं। अब यहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिख दी गई है। कहता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, कितना? बिटवीन पर्सन या कह सकते हैं टू और मोर देन टू, ठीक है।
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. तो क्या कहता है, एक रिलेशन है जो किसमें, पर्सन्स में, जो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को बांटने के लिए जो भी उन्होंने काम किया है उस पर वो एग्री होते हैं. ठीक है, अगर वो मुंह जुबानी है तो वो आपका बन जाएगा एग्रीमेंट, नहीं तो वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो किसी पेपर पे, किसी लीगल डॉक्यूमेंट पे वो रजिस्टर हो चुकी है. ठीक है, तो पार्टनरशिप अब ऊपर क्या आपको समझ में आ गया कि पार्टनरशिप एक्चुअल में क्या है, उसका हमें रॉ डाटा मिल चुका है. ठीक है, सॉरी. अब देखिए कुछ ना फीचर्स हैं इनके. कहता है मेन फीचर ऑफ और एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप. तो कुछ फीचर्स हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप के पहला है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स. मैंने आपको बताया या तो 2 पर्सन होंगे या मोर देन 2 पर्सन. मोर देन 2 ये आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या करेंगे जी, मिलने के बाद क्या करेंगे, एक सेकेंड, मिलने के बाद क्या करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जब वो मुंह जुबानी क्या होता है, मतलब उन्होंने सब बोल दिया, वो सब बातों में जस्ट बोल दिया. ठीक है, उन्होंने कोई एग्रीमेंट उस पे पेपर पे लिखा नहीं कि हाँ भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर वो कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो हमेशा एग्रीमेंट बनना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है. ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उसे पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा. इसलिए कहा जाता है कि एग्रीमेंट इज अ मेन और एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप. ठीक है, थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस चलाएंगे किस चीज के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए. ऑब्वियस चीज है ना, जब 2 पर्सन मिल रहे हैं और अपनी रोटी खाने के लिए, अपने प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपना ये बिजनेस चला रहे हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट मेनली क्या है, इनका मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट मोटिव. फिर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स को वो लोग शेयर करेंगे. ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप यहां पर रहेगा. ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या है क्या. इस पॉइंट को एक बार आप यहां पे हाईलाइट या कहीं नोट कर लो, जब कहीं में आप पढ़ेंगे ना तो आप उसको वहां पे ध्यान रहेगा कि हाँ भी प्रिंसिपल और एजेंट का कुछ कंसेप्ट था, तो हम ये आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, फिर है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो क्या कहते हैं आप ना, यहां पे बहुत अच्छा कंसेप्ट है. यहां से ना आपको बता ही देता हूं. यहां पर रुको एक सेकेंड. आपने ये सुना कि ना, जैसे ए पर्सन है और ये बी पर्सन है. मान लो ये मार्केट है, ये बी पर्सन ने यहां पे गया मार्केट में और बी ने कहा कि जी मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए. कहता ठीक है, अच्छा किसके नाम पे चाहिए मुझे. उसने कहा, इसने मार्केट में किसी पर्सन से ले रहा था, सी पर्सन से, और तो सी ने पूछा अच्छा जी किसके नाम पे चाहिए आपको, आपकी मतलब कुछ तो बताओ, मैं भी 10 लाख मैं दूंगा आपको, तो कुछ तो बताओ भी, कल को अगर आप दिवालिये हो गए या आपने पैसे देने से मना कर दे तो क्या मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. कहता हाँ कोई बात नहीं, हमारी ना एक AB लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है. क्या है, पार्टनरशिप फर्म है. कहता अच्छा वो AB लिमिटेड वो जो नुक्कड़ पे है वो आपकी है. कहता हाँ वो मेरी है, तो आप ना उसके नाम पे दे दो. कहता ठीक है मैं दे देता हूँ. तो एक ना यहाँ पे चीज कहते हैं कि जो भी पार्टनरशिप फर्म होगा ना वो एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा. पार्टनरशिप का एक एक्ट बना हुआ है. अच्छा एक्ट कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, उसमें एक चीज कही गई है कि जब भी एक पर्सन, मतलब या जितने पर्सन है, मान लो दो पार्टनर हैं, अगर एक पार्टनर कोई कर्मकांड कर देता है, कोई काम कर लेता है, तो उसके लिए इक्वली लायबल होगा दूसरा पर्सन भी. ठीक है, अब बी ने क्या किया, 10 लाख रुपए तो उठा लिए मार्केट से, बी हो गया फरार, बी निकल गया. बी ने अपना बढ़िया बंगला वगैरह बनाया, निकल गया और मना कर दिया भी ना भाई मैं तो नहीं हूं, और ये देश से बाहर, मान लो ये इंडिया से बाहर ही चला गया. ठीक है, अपना बढ़िया गया कहीं US वगैरह में, बढ़िया इसने घर बनाया, वहीं रह रहा अपनी फैमिली के साथ. अब पार्टनरशिप फर्म में अकेला कौन रह गया, ए.
ये सी किसको पकड़ेगा, बी को पकड़ सकता है या ए को पकड़ सकता है? कि सर ए को ना पकड़ लेगा वो, क्यों? क्योंकि ना वो किसके नाम पे है जी, ए बी लिमिटेड के। बी तो लेके गया था, सी तो केस कर सकता है ए पर भी, है ना, क्योंकि लेकिन ए को कुछ पता नहीं है, ए को कुछ पता नहीं है कि ये 10 लाख कौन से, वो उसने पूछा कि 10 लाख रुपए जी मेरे से आप लेके गए थे। कौन 10 लाख, कौन से 10 लाख, मैं तो लेके गया। कहता जी आपका ना वो एक पार्टनर था, उसने आपकी कंपनी के, आपकी फर्म के नाम पे हमसे 10 लाख रुपए लिए थे। कहता मुझे तो पता नहीं, वो तो भगोड़ा हो गया, वो तो भाग गया, देश छोड़ के भाग गया, अब ये बैठ के रोएगा बैठ के, है ना। ये जो रोना है, मतलब बी की कुछ गलती की वजह से ए भी बेचारा फंस रहा है, बी की कुछ गलती की वजह से ए भी बेचारा फंस रहा है। मान लो बी अगर कुछ प्रॉफिट कमाता तो ए को भी उसमें मिलना था, है ना। फर्म के हिसाब से अगर प्रॉफिट कमाता, मान लो फर्म ने अगर कोई प्रॉफिट कमाया 10 लाख का ही, तो बी को भी उतना ही मिलता, तो ए को भी उतना ही मिलता उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से। मगर जैसे जैसे उसने प्रॉफिट के लिए अगर वो लायबल है, तो वो किसी लायबिलिटी के भी लायबल होगा, है ना, कि हाँ भाई तूने अगर 10 लाख रुपए उठाए थे तो उसके लिए तू भी लायबल है। तो सी तो आके ए को पकड़ेगा और ए बेचारा रोने लगेगा कि भाई मैं कहां से लाके दूं पैसा, वो तो भाग गया, वो तो अपने स्वाद ले रहा है, मजे ले रहा है बाहर जाके। तो यहां पे जो एग्जिस्टेंस, ये सारी सिचुएशन है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन बनती है। क्या बनती है जी, लिमिटेशन बनती है किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। और ये यही कहता है, देखो कहता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक पर्सन जो सभी के बिहाफ पे काम करे। बी ने तो जाके बोल दिया कि ए बी लिमिटेड के नाम पे हमें पैसा दे दो, तो ए बी लिमिटेड में तो ए का नाम भी है, तो ए को पकड़ लिया इसलिए सी ने आके। तो ये वाला पॉइंट यही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप का एक पार्टनर आपके बिहाफ पे या आपकी फर्म के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए आप इक्वली लायबल हैं जितना वो लायबल होगा, ठीक है। इसी की लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए अब आया है एक एलएलपी। हम एलएलपी पढ़ेंगे किसमें, अपने लीगल एस्पेक्ट वाले सिलेबस में, ठीक है। तो अपना लीगल एस्पेक्ट वाले में एलएलपी है, उसमें पहला एक्ट शायद एलएलपी है, ठीक है। तो एलएलपी आया, एलएलपी को भी छोड़ो, ठीक है। अभी मेन फोकस अपना पार्टनरशिप पे। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिस्टम है कि इस वजह से ये एलएलपी आया है, और ये एक बंदा दूसरे बंदे के लिए लायबल होगा, या एक बंदे ने जो कोई कर्मकांड कर दिया उसकी वजह से दूसरा पर्सन भी उतना ही लायबल होगा। अब लास्ट में बहुत प्यारी बात फिर कहता है, देखो क्या कह रहा है, कहता है जो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप कैन नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एसेंशियल फीचर्स। ये जो ऊपर वाले एसेंशियल फीचर्स दिए ना, एसेंशियल जरूरी फीचर्स, कौन से जरूरी फीचर्स, ये जो जरूरी फीचर्स है ना, इनके बिना, ये अगर ये एग्जिस्टेंस में नहीं है तो इनके बिना कोई भी फर्म या कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। यही बात बोल रहे हैं। अब चलो देखो इसके राइट्स, पार्टनर के राइट्स क्या क्या हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। कुछ उन्होंने एग्रीड रेशियो, मान लो ए और बी पार्टनर है, इन्होंने अपना रेशियो जो है वो 3:2 करा हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर 10,000 का प्रॉफिट होता है तो 10,000 को वो 3:2 में वो बांट देंगे। 3:2 में हम कैसे बांटेंगे वो हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, जब हम रेशियोज निकालना सीखेंगे तब, ठीक है। तो हर एक पार्टनर का राइट है कि वो उस प्रॉफिट को या उस लॉस को दोनों पार्टनर में एग्रीड रेशियो में बांटे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को राइट कि वो अपने बिजनेस को चला सकता है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता कि हाँ भाई तू क्यों चला रहा है बिजनेस, मैं चलाऊंगा अकेले, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। तो हर एक पार्टनर जो है वो क्या आपस में कंसल्ट करेंगे और उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे। एवरी पार्टनर हैज द राइट, ये हम राइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट्स हैं ये सभी पार्टनर्स के, राइट टू इंस्पेक्ट कर सकता है, वो जांच पड़ताल कर सकता है कि क्या चल रहा है। एंड हैज ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जब अकाउंट्स बनाएंगे उसकी हर एक पार्टनर कॉपी ले सकता है, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई भी न्यू पार्टनर, अब ये ए और बी पार्टनर थे, मान लो सी पार्टनर आना चाहता है, तो हर एक पार्टनर के पास राइट है, बी के पास भी और ए के पास भी, कि सी को आने से रोक सकते हैं। मान लो ए को प्रॉब्लम है और बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी कहता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पाया करिए है तू आ जा, लेकिन ए ने मना कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि बी धक्के से कर लेगा, ऐसा नहीं।
सी को नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक पार्टनर के पास राइट है, और जब तक सभी पार्टनर्स की मंजूरी नहीं होती तब तक न्यू पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया जॉइंट ओनर रहेगा, आपको भी एग्जांपल दिया मैंने कि एक के कर्मकांड पे दूसरा भी उतना ही इक्वली लायबल होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या, इफ ए पार्टनर हैज इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। अगर उसने एक पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, तो उसके पास राइट है क्या चीज, इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए एट एग्रीड रेट, या फिर जो पार्टनरशिप में एग्रीड रेट लिखा है वो, या फिर जो भी, अगर वो डिसाइड नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, लिखा नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उससे पे करना पड़ेगा कंपनी नहीं, फर्म, पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा 6% पर एनम, पूरे साल का 6% उसे पे करना पड़ेगा उस पार्टनर को जिसने लोन दिया। ठीक है, फिर है इफ ए पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर एक पार्टनर कोई एक्सपेंस करता है, कोई पेमेंट करता है किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, तो ही हैज ए राइट टू इंडेमिनेट बाय द फर्म। ठीक है, क्या कहता है, अगर वो उसके बिहाफ पे क्या करता है, कोई एक्सपेंस से पेमेंट करता है, तो उसके पास राइट है कि वो उससे, मतलब फर्म से पैसा निकाल सके, मतलब वापस ले सके, इंडेमिनेट हो सके। इंडेमिनेटेड का मतलब होता है जहां आप खड़े हैं ना, आपको कितना भी लॉस हो गया, आपको वहीं पे लाके दोबारा खड़ा कर देंगे। ठीक है, मेनली ये वर्ड जो यूज होता है वो होता है आपका इंश्योरेंस में इस्तेमाल। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल भी होता है, ध्यान हो तो आपको। ठीक है, फिर एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। तो एक प्रॉपर नोटिस देकर कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, और रिटायर होने के बाद, मतलब जब वो रिटायर्ड होगा तो उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो अपना जो फर्म में प्रॉफिट है या अपना जो कैपिटल उसने लगाया है वो लेकर जा सके। ठीक है जी, तो आज हमने क्या कुछ किया, इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है, तो आज बस नॉर्मल हमने देखा कि है क्या। तो हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म है क्या, जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए मिलते हैं और वो काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैज एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, फिर हमने मेन फीचर देखे जिसमें 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, किसमें, बिजनेस के लिए और प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट होना चाहिए, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो उसके लिए मैंने आपको ये प्रॉपर एग्जांपल बता दिए हैं। ठीक है, फिर कहता है इनके अलावा अगर मतलब ये कुछ नहीं होते हैं, इनमें से जो एब्सेंस होती है इनकी, इन फीचर्स की, तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर हमने कुछ राइट्स देखे हैं, राइट्स जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली एग्रीड रेशियो पे बांटना होगा। ठीक है, बिजनेस को कंडक्ट करना इजिली, कोई प्रॉब्लम, मतलब हर एक राइट होगा हर एक पार्टनर को, कोई पार्टनर आ रहा है तो उसे डिसअलाउ करना भी हो सकता है। ठीक है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई पार्टनर जॉइंट ओनर रहेंगे यहाँ पर, अगर वो उसने लोन दिया है तो उसके लिए वो इंटरेस्ट लेने के लिए जो वो लायबल ठहरा सकता है किसको, पार्टनर, उसको फर्म को, और किस रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिस रेट पे दोनों पार्टनर्स में पहले से डिसाइड होगा, या फिर अगर डिसाइड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसको मिलेगा। कोई भी एक्सपेंस किया है, कोई पेमेंट करी है फर्म के बिहाफ पे, तो उसे फर्म से लेने के लिए वो इंडेमनिफाइड रहेगा, उसके पास राइट है। और अगर कोई पार्टनर चाहे कि मैं रिटायर्ड होना चाहता हूं तो वो एक प्रॉपर नोटिस देकर रिटायर्ड हो सकता है। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक देखो जरूर देके जाना, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई डजंट मैटर, लेकिन फीडबैक देके जरूर जाइएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें रेगुलर में चलते रहेगी अपनी ये वीडियोस, इसे फॉलो करते रहिए। ठीक है, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।